नमस्कार। पंचनामा देख रहे हैं आप। सुबह का पंचनामा है, तो आप लोगों से जो मुखातिब होने का तरीका होगा वो पूर्णतः शाब्दिक रूप से होगा। यानी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है, और उन बातों पर आज विश्लेषण आप और हम दोनों बैठकर एक साथ करेंगे। आपको अच्छे से पता होगा, उपचुनाव की दोनों सीटों पर जिस तरीके से नीतीश कुमार की जीत हुई, कहीं ना कहीं अपने आप में ही ये साबित हो जाता है कि नीतीश कुमार की ताकत बिहार में उनके समकालीन सभी नेताओं से ज़्यादा हो गई है। नीतीश कुमार भले ही बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी के अध्यक्ष रहे हों, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को जीर्णोद्धार किया, पहले लव कुश समीकरण को साधते हुए आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, फिर उमेश कुशवाहा को बिहार का कमान दे दी, और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में वापसी कराई। इसके अलावा उन्होंने पार्टी में नए समीकरण को जोड़ते हुए ललन सिंह को पार्टी की कमान भी दे दी। हालांकि आरसीपी सिंह इस पूरे समीकरण में कहाँ बैठते हैं, इस पर चर्चा हम आने वाले पंचनामा की श्रृंखला में करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने लव कुश साध लिया है, ये कुशेश्वर स्थान और तारापुर के रिजल्ट में साबित होता है। नीतीश के लव कुश साधने के अलावा नीतीश ने बिहार में जातियों के मिथक को भी तोड़ दिया है। लालू यादव के एमवाई समीकरण को ध्वस्त करते हुए नीतीश कुमार ने दोनों सीटों पर अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की। सारे सियासी पंडित और जो भी जानकार हैं, यहाँ तक कि भारत लाइव के विश्लेषण में भी मुझसे नीतीश कुमार की ताकत का आकलन सही ढंग से नहीं हो पाया। लेकिन एक बात तय है, नीतीश कुमार की ताकत तीसरे नंबर से एक नंबर पर तक पहुँचने के लिए बहुत कम है। नीतीश कुमार ऐसे में कौन से नया समीकरण साधना चाहते हैं? नीतीश कुमार अपनी ताकत को कैसे बढ़ाएंगे? आखिर एक नंबर की पार्टी कैसे बनेंगे? क्योंकि तीसरे नंबर से एक नंबर तक पहुंचने में नीतीश कुमार को जो सीटों का फासला तय करना है वो बहुत बड़ा है। तो नीतीश कुमार सबसे पहले तो लव कुश साधने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार ने भाजपा के लव कुश समीकरण के नेताओं को भी अपने पाले में करने के लिए उन पर डोले डालने शुरू कर दिए हैं। जहाँ तक बात नीतीश कुमार के समीकरणों की है, तो उन्होंने शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से उन्हें घेरा गया, ये स्पष्ट कर दिया कि वो इतनी आसानी से किसी भी अपने सहयोगी दल के सामने झुकने वाले नहीं हैं। खासतौर पे अगर बात करें दो छोटे दल और एक बड़े, यानी भाजपा और वीआईपी और हम के साथ नीतीश कुमार ने जिस तरीके का रवैया बरता, ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार शराबबंदी के मुद्दे पर इन तीनों पार्टियों की राय नहीं सुनने जा रहे हैं। शराबबंदी पर जिस तरीके से उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए के पाठक को इस पूरे शराबबंदी कानून का जिम्मेवार बना दिया और उनको एक बड़ा उपाधि देते हुए शराबबंदी कानून पर नीतीश कुमार ने जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया और जिस तरीके से उन्होंने अपने सबसे कड़े प्रशासनिक अधिकारी के पाठक को शराबबंदी प्रदेश में लागू कराने की जिम्मेवारी दी, ये स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को लेकर कोई बड़ा समीकरण साधने जा रहे हैं। जिस तरीके से उन पर दबाव बन रहा था मीडिया और ख़ास तौर पे अपने ही सहयोगियों के द्वारा, ये लग रहा था कि नीतीश कुमार शायद बैकफुट पर चले जाए। किसान आंदोलन को लेकर भी जिस तरीके से जदयू ने मन बना रखा था, उस पर भी एक खास तौर पर भाजपा ने बड़ा कुठाराघात किया। जिस वक्त नरेंद्र मोदी किसान बिल के तीनों आयामों को वापस ले लेते हैं, कहीं ना कहीं जदयू के हाथ से एक बड़ा समीकरण छिटक जाता है। नीतीश कुमार चाहते थे वो ओबीसी जनगणना और किसान आंदोलन के माध्यम से भाजपा पर दबाव बनाए, लेकिन भाजपा ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। अब बात सीधी है, नीतीश कुमार बिहार में स्वावलंबी होना चाहते हैं। नीतीश कुमार अपनी ताकत को बिहार में बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें राजद और भाजपा दोनों के राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त करना होगा। तो एक बात तो जान लीजिए, पिछले चुनाव में, उपचुनाव में दोनों सीटों पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जीत हासिल की, दोनों बड़ी पार्टियों को एक चुनौती तो उन्होंने दे ही दी है। दोनों इंट्रोस्पेक्शन में है। जहाँ एक तरफ भाजपा नीतीश कुमार के सामने झुकते हुए उन्हें यूपी में स्वागत करती है, उनके राजनीतिक समीकरण का लोहा मानते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश में अपने फ़ायदे के लिए आने का न्योता देती है, वहीं जिस तरीके से हार के बाद तेजस्वी यादव चुप से हो गए हैं, ये भी नीतीश कुमार के लिए एक सांकेतिक जीत है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार के सरकार के 15 साल पूरे हो गए हैं।
जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नीतीश सरकार ने अपने 15 साल पूरे कर लिए हैं और उस 15 साल के रिपोर्ट कार्ड को हर प्लेटफॉर्म पर जारी करने की तैयारी की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को पटना की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को नालंदा, संजय झा को सुपौल, श्रवण कुमार को समस्तीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। बाकी के सांसद और पूर्व मंत्रियों को भी अलग अलग जिलों में जाकर कैंपिंग करने की बात कही गई है। वहीं प्रखंडों और विधानसभा सीटों पर विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें एक खास बात यह है कि सारे प्रदेश अध्यक्षों को, सारे जिला अध्यक्षों को और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधीन उपाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी पार्टी के 15 साल के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाएं। बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसे जनता के तक पहुंचाने की आवश्यकता है। खास बात ये भी है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को अब तक उनके शासनकाल में बहुत मदद नहीं की है, चाहे कोरोना काल रहा हो, चमकी बुखार रहा हो, बाढ़ की विभीषिका हो या फिर बिहार में कोरोना के चलते ऑक्सीजन की कमी और उस किल्लत की वजह से मर रहे लोग हों। भाजपा ने नीतीश कुमार को बहुत सहयोग नहीं किया है। लेकिन ये बात भी सच है कि जब नीतीश कुमार डाउन होते हैं, यानी उन पर कोई आरोप लगता है या बिहार में कोई आपदा आती है, तो विपक्ष के साथ साथ भाजपा के नेता भी, खासतौर पर संजय जायसवाल, नीतीश कुमार के लिए काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि भाजपा नीतीश कुमार के लिए कोई सहयोगी नहीं बल्कि एक और विरोधी और एक और कंपटीशन ही है। चाहे आज भाजपा नीतीश के साथ हो, लेकिन आने वाले समय में भाजपा नीतीश कुमार के साथ कभी भी धोखा कर सकती है। खासतौर पर तब जब सीए, एनआरसी जैसे मुद्दे, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे और जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून भाजपा को लागू करने हैं। एक बात और है, जिस तरीके से भाजपा जातिगत जनगणना करना चाहती है और उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने रुख स्पष्ट कर दिया है, नीतीश कुमार को इस मामले पर ऐतराज़ है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जातिगत जनगणना में ओबीसी का चैप्टर ऐड हो। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने दम पर ही भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। यूपी चुनाव तक तो फिलहाल भाजपा और नीतीश कुमार के बीच कोई बड़ा सियासी बाउंडर होता नहीं दिख रहा है। लेकिन एक और बात है, इस क्षितिज के बाहर, इस राजनीतिक बिहार के क्षितिज के बाहर भी कहीं ना कहीं नमी महसूस हो रही है। जाहिर सी बात है, भाजपा और जदयू के बीच बड़ी लड़ाई होने जा रही है और इस लड़ाई का सूत्रधार बिहार में ही होना है। यूपी चुनाव किस तरीके से फलीभूत होता है, क्या उसमें समीकरण बनता है और समीकरण में किस तरीके से नीतीश कुमार फिट होते हैं, ये तो देखना होगा। क्योंकि आरसीपी सिंह के साइड होते ही किसी त्यागी ने कमान संभाल ली है और किसी त्यागी के साथ भाजपा बहुत सहज नहीं है। भाजपा चाहती है कि आरसीपी सिंह की वापसी हो, उन्हें कमान मिले और वही भाजपा और नीतीश के बीच रिश्तों की इबारत लिखे। लेकिन जो मन चाहता है वो होता नहीं है। खासतौर पर नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि आरसीपी सिंह नीतीश के लिए एक कमज़ोर कड़ी हो सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने 15 सालों के अपने शासन के बाद ये तय कर लिया है कि जनता तक वो पहुँचेंगे और इस पहुँचने में उनके सबसे बड़ा योगदान उनके कार्यकर्ताओं का होगा। कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचकर लोगों के बीच ये एहसास पहुंचाना चाहते हैं कि वो 15 सालों में 2 काम कर चुके हैं। एक, उन्होंने लालू यादव के तथाकथित कुशासन और जंगल राज से बिहार को बचाया। दूसरा, उन्होंने किसी भी सांप्रदायिक ताकत, खास तौर पे यहाँ नाम लेना चाहूँगा भाजपा जैसी पार्टियों को बिहार में अपने साथ रहते हुए भी बिहार में अपने सियासी मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। आपको अच्छे से पता होगा 2015 में भाजपा, 17 में फिर लालू यादव और उसके बाद 19, 20 सभी में इन सभी ताकतों को उन्हें रोकने का काम किया। और उसके बाद उपचुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार को दोनों सीटों में जीत हुई, इनसे उनका मनोबल इतना बढ़ चुका है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, शीर्ष अध्यक्षों और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को उन्होंने ज़मीन पर उतरकर पार्टी के कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी दे दी है। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कर लिया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो भाजपा के समक्ष एक बड़ी ताकत के तौर पर उतर सके और भाजपा के लोगों को, खासतौर पे भाजपा के उन नेताओं को जो बिहार में अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हुए बिहार भाजपा को एकला चलो की रणनीति पर लेकर जाना चाहते हैं, उन्होंने
भाजपा के एकला चलो रणनीति को मोशन में आने से पहले खुद की पार्टी जदयू को एकला चलो की रणनीति पर आगे बढ़ाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में केवल और केवल नीतीश कुमार के नाम, उनके चेहरे पर ही वोट आता है और इसी वोट से किसी की भी सरकार बनती है। अब चूंकि गठबंधनों का दौर है, इसलिए नीतीश कुमार की प्राथमिकता हमेशा रहेगी, चाहे वो नंबर 3 की पार्टी हो या आत्मनिर्भर होने के बाद बिहार की नंबर 1 पार्टी बने। नीतीश कुमार ने जो समीकरण बनाया है और जिस तरीके की तैयारी की है, इससे एक बात स्पष्ट हो जाता है कि वो अपने आप को बिहार की नंबर 3 की पार्टी फिलहाल भले ही देख रहे हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आपकी राय क्या है? क्या नीतीश कुमार वाकई बिहार के नंबर 3 के पोजीशन पर केवल चाल की वजह से पहुंच चुके हैं, या फिर वो इतनी ताकत रखते हैं कि बिहार के नंबर 3 से 1 नंबर तक पहुंचने के लिए उन्हें इतना समय नहीं लगेगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दे सकते हैं और पंचनामा की अगली श्रृंखलाओं का इंतजार कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, विशेष पसंद आया हो, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।